बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय दिस वर्ड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक वर्ड बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, थर्म एंड डायनामिक। डायनामिक्स का क्या मतलब होता है? इन मोशन। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमने यहां पे वो प्रोसेसेस स्टडी करने हैं जिसमें हीट फ्लो करती है। अब स्टूडेंट, डेली लाइफ में अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि थर्मोडायनामिक्स के अंडर स्टडी किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाय बनाने की। जब आप सॉस पैन में पानी डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। अगर आप इसके ऊपर लिड रखते हैं तो कुछ देर बाद वो लिड अपने आप हिलना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब यह हो गया कि स्टीम वर्क करने की एबिलिटी रखती है। तो इस प्रोसेस में हम हीट से वर्क करवा रहे हैं। इसी तरीके से जब आप एक कार का इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसमें केमिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी या वर्क में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली जब आप एक एसी को ऑन करते हैं या रेफ्रिजरेटर ऑन करते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में देखें, जब भी हमारे हाथ ठंडे होते हैं तो हम उन्हें आपस में रब करते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे हम मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपली हमें यह बात पता चली कि थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा हैं, जिसमें हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आइए अब हम थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन: the branch of physics which deals with relationship and conversion of heat into other forms of एनर्जी। तो स्टूडेंट, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम हीट का और दूसरी टाइप्स की एनर्जी का आपस में रिलेशन और इनकी कन्वर्जन को स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। अब हम डिस्क्राइब करते हैं इसमें ये जो नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है हीट का, कि हीट क्या चीज होती है। स्टूडेंट्स, जब भी एनर्जी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करती है तो दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इज नोन एज हीट। इसको हीट का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं: द एनर्जी ट्रांजिट इज नोन एज हीट। एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, इसको हम हीट का नाम देते हैं। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है? तो फॉर्मूला में हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। हीट को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है और फ्लो ऑफ हीट की वजह से हीट चेंज होगी, जिसकी वजह से हम इसे डेल्टा Q से यहां रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू MC delta T, where this is the change in heat, M is the mass of substance,
C is the specific heat और delta T that is the change in temperature. स्टूडेंट्स ये सारी की सारी टर्म्स हम आगे चैप्टर में डिस्क्राइब करते जाएंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं कि हीट के यूनिट्स क्या होते हैं। तो इसी फॉर्मूला में हीट इज इक्वल टू m इज द मैस इज मेजर्ड इन किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन और टेम्परेचर का यूनिट आ जाता है केल्विन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो केल्विन केल्विन से किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो हीट का एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, जूल, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम वो मेथड देखते हैं जिन मेथड्स के अंडर हीट फ्लो करती है। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे मेथड्स ऑफ हीट फ्लो कह लें या फिर ट्रांसफर कह लें। फ्रेंड इसके 3 बेसिक मेथड्स होते हैं। नंबर 1 बाय कंडक्शन, नंबर 2 बाय कन्वेक्शन, नंबर 3 बाय रेडिएशन। अब स्टूडेंट्स ये तीनों प्रोसेसेस क्या होते हैं इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सॉस पैन है जिसमें हमने पानी भरा हुआ है और इसको एक चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही आप चूल्हे को ऑन करते हैं तो चूल्हे से हीट जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है टू द सिस्टम, जो कि यहां पानी के साथ सॉस पैन है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके सिर्फ हैंडल की बात करते हैं तो हमें यह बात पता है कि हैंडल का वो एंड जो कि सॉस पैन के करीब है वो पहले गर्म हो जाएगा और जो दूर वाला एंड है वो बाद में गर्म होता है कि मॉलिक्यूल्स अपनी हीट को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द हाई टेम्परेचर एंड टू द लो टेम्परेचर एंड। इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ हीट। अब अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लें तो उसमें देखिए कि जैसे ही वो एंड जो कि सॉस पैन के साथ है उसको हीट ट्रांसफर की जाती है तो इसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स अपनी वाइब्रेशनल मोशन को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सॉलिड मटेरियल होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह को नहीं छोड़ते, लेकिन इनकी डिस्टरबेंस साथ वाले मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है और इस तरह से ये डिस्टरबेंस फ्लो करते करते अदर एंड ऑफ द हैंडल पे पहुंच जाती है और जैसे ही ये डिस्टरबेंस अदर एंड पे पहुंचती है तो वहां पे भी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पे हमें यह बात पता चली कि वो मेथड जिसमें मॉलिक्यूल खुद ट्रांसफर हुए बगैर एनर्जी को ट्रांसफर करें, इस मेथड को हम कंडक्शन का नाम देते हैं। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट ट्रांसफर ऑफ molecules is called conduction। अब स्टूडेंट हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज कन्वेक्शन। अगेन हम उसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे, लेकिन अब हमने सॉस पैन में मौजूद पानी को ऑब्जर्व करना है। हमें यह बात पता है कि वो पानी जो कि पेंदे के करीब है वो पहले गर्म हो जाएगा और जो अपर सरफेस के पास है वो बाद में गर्म होता है। इस मेथड में फिर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू कंसीडर करते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी रैंडम मोशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अब जब एक मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो
तो वो हाई टेम्परेचर होने की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है और ऊपर की तरफ मूव करते हुए लो टेम्परेचर रीजन में चला जाएगा और वहां से एक मॉलिक्यूल उसी वक्त में मूव करके नीचे हाई टेम्परेचर रीजन में आ जाता है। तो इस तरीके से यह प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है और जब एक मॉलिक्यूल पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और इस तरह से तमाम मॉलिक्यूल सर्कुलेट करते रहते हैं यहां तक के सारे पानी का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। तो यहां से हमें यह बात पता चलती है कि वो मेथड जिसमें मॉलिक्यूल खुद मूव करके हीट को ट्रांसफर करता है इसको हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट with ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल खुद हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे। अब स्टूडेंट हम थर्ड मेथड देखते हैं, दैट इज रेडिएशन। चूल्हे को जब आप ऑन करते हैं तो कुछ फासले तक हमें उससे निकलती हुई हीट महसूस होती है। यह हीट हम तक थर्मल रेडिएशंस की वजह से पहुंचती है जो कि नॉर्मली इंफ्रारेड होती हैं और ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो रेडिएशन के थ्रू हीट मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, ये किसी भी जगह पे मूव कर सकती हैं। और आप लोगों ने देखा है कि सूरज से भी हीट हम तक आ रही है लेकिन दरमियान में वैक्यूम है, तो ये रेडिएशंस वैक्यूम में से भी इजीली पास कर जाती हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें थर्मल रेडिएशन हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं दैट इज नोन एज रेडिएशन, उसको रेडिएशन कहा जाता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय थर्मल रेडिएशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यह स्टडी करेंगे कि हीट क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करती है। तो आइए देखिए। स्टूडेंट्स, अभी तक की जितनी भी एग्जांपल हमने डिस्कस की है उसमें हमें एक बात पता चली है कि हमेशा हीट हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव करती है। यह नेचर का असूल है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, हीट हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ मूव करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं heat flows due to difference of temperature between two bodies. It flows from high temperature body to low temperature body. तो स्टूडेंट दीज आर द रीजन जिसकी वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। अब यहां पे हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, टेम्परेचर। अब हम इसको स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर क्या चीज होती है। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है
एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is called temperature. एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं? टेम्परेचर का नाम देते हैं। बेसिकली ये जो टर्म है इसको हम आगे काफी डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। जब आप माइक्रो लेवल के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहां पे हम टर्म टेम्परेचर यूज नहीं करते, वहां पे हम एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टर्म यूज करते हैं। अब स्टूडेंट इसकी एक और डेफिनेशन होती है, और द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। एक बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, इसकी मेजरमेंट को हम क्या नाम देते हैं? टेम्परेचर का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट इसमें ये जो दो डेफिनेशंस हैं, इसमें ये डेफिनेशन बेस करती है बेस्ड अपॉन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और ये जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने लिखी है, दिस डेफिनेशन बेस्ड अपॉन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ये अभी हम कुछ देर बाद डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम चलते हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की तरफ। SI unit the SI unit of temperature is केल्विन और इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा दो और टेम्परेचर स्केल हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक को हम सेल्सियस कहते हैं, सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है। दूसरा फ़ारेनहाइट होता है और इसको फ़ारेनहाइट में ही मेजर किया जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने इन स्केल्स को स्टडी करना है, तो आइए देखिए। जी स्टूडेंट्स, अब हमने टेम्परेचर स्केल्स को डिस्कस करना है। स्टूडेंट फर्ज कर लें, दिस इज द लेवल विच इज रिप्रेजेंटिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड दिस इज द लेवल विच इज रिप्रेजेंटिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हमारे पास तीन स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। पहले हम यह बताते हैं कि सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, दैट इज 0 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज 100। फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 32 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212। केल्विन स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 273 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करें, तो यहां हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टेप। 0 से 100 तक कितने स्टेप्स आ जाएंगे, 100।
212 में से 32 को माइनस करेंगे तो इसके स्टेप्स कितने बन जाएंगे? 180। 373 में से 273 को माइनस करेंगे तो इसके नंबर ऑफ स्टेप्स बन जाएंगे 100। इसके बाद हम रिलेशन देखते हैं कि अगर आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या केल्विन टेम्परेचर में, या केल्विन से फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन या सेल्सियस टेम्परेचर में जाना है तो उसके लिए क्या रिलेशंस होते हैं। तो एक बेसिक इसका फॉर्मूला है, वो आपने याद रखना है कि टेम्परेचर स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, किसी एक स्केल की यह वैल्यू दूसरे स्केल की इसी वैल्यू के इक्वल होती है। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इन तीनों के आपस में रिलेशंस निकालते हैं। तो पहले सेल्सियस के लिए टेम्परेचर स्केल सेल्सियस है, माइनस सेल्सियस स्केल पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, दैट इज 0, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स ऑन दिस स्केल कितना आ रहा है, 100। ये वैल्यू इक्वल होगी फ़ारेनहाइट स्केल के माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन फ़ारेनहाइट स्केल दैट इज 32, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कितने हैं, 180। ये वैल्यू इक्वल होगी केल्विन स्केल माइनस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल 273 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रिलेशन अपने जहन में रखें, उससे आप जो है ये तीनों रिलेशंस निकाल सकते हैं। अब अगर आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, इन दोनों को इक्वेट कर दें। सेल्सियस से केल्विन में जाना है, इन दोनों को इक्वेट कर दें। केल्विन से फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में जाना है, तो जो भी वैल्यू आपको चाहिए होगी उन दोनों रिलेशंस को आप इक्वेट कर देंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, अगर आपको किसी स्केल पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बताया गया हो और उसको आपने किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सेल्सियस स्केल के नंबर ऑफ स्टेप्स 100, केल्विन स्केल के नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ जाएंगे, 100। इसका मतलब यह हो गया कि जब किसी भी टेम्परेचर जो कि आप सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं उसमें 1 डिग्री इंक्रीज होता है, तो केल्विन स्केल में भी यह वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल्सियस स्केल का चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल के चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल होता है। मिसाल के तौर पे अगर वो आपको टेम्परेचर देता है डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस, और वो आपसे पूछता है कि ये केल्विन में कितना होगा। ठीक है, तो केल्विन के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 100 केल्विन, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही होती है। इसी तरीके से अगर आपने फ़ारेनहाइट की बात करनी है तो फ़ारेनहाइट के नंबर ऑफ स्टेप्स 180 हैं, जो कि सेल्सियस और केल्विन दोनों से ज्यादा हैं। तो इसमें एक रिलेशन बनता है, अब हम वो लिखने लगे हैं, दैट इज डेल्टा एफ विच इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी। स्टूडेंट ये रिलेशन आपने याद रखना है कि अगर आप डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस को डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब मुझे यह बात पता है कि जितना डेल्टा सी टेम्परेचर होता है उतना ही डेल्टा के होता है, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ डेल्टा के, यानी कि जो भी केल्विन टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उसको आप 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू को 1.8 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो केल्विन में या सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम चलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ कि व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम।
स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम को आप पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। तवाजुन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम से मुराद यह है कि हीट का फ्लो रुक जाना, ठीक है। या हम इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिकम्स इक्वल। हम यहां इसको डिस्क्राइब करते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए एंड बी, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है T1, बी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है T2 और कंडीशन यह है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक कंडक्टिंग वायर से आपस में मिला देते हैं। तो जब आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक कंडक्टिंग वायर से आपस में मिला देंगे तो उसकी वजह से हीट फ्लो करेगी, दैट इज Q। कहां से फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट तक। और वो कहता है कि यह हीट तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। या हम कह सकते हैं कि नाउ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। When two objects which are in contact and their temperature is same, the objects are said to be in thermal equilibrium। अब इसमें कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर becomes equal और at thermal equilibrium further flow of heat becomes जीरो। क्योंकि जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो हो जाता है, और जब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो फिर फ्लो ऑफ हीट भी जीरो हो जाता है। तो दिस थिंग इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ विच इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? कहता है कि फर्ज कर लें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए जिसका टेम्परेचर TA, बी जिसका टेम्परेचर TB। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक तीसरे ऑब्जेक्ट C जिसका टेम्परेचर TC है, इसके साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि TA इज इक्वल टू TC, TA इज इक्वल टू TC। मतलब क्या हो गया? दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब यह हो गया कि A ऑब्जेक्ट एंड C ऑब्जेक्ट आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से वो कहता है कि B ऑब्जेक्ट भी C के लिहाज से थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड TB इज ऑल्सो इक्वल टू TC। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स A और B भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे।
यानी कि अगर हम इसको लिखें तो दोनों इक्वेशंस का कंबिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, टी ए इज इक्वल टू टी सी, वेयर टी सी इज इक्वल टू टी बी। तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस टी ए इज इक्वल टू टी बी। स्टूडेंट्स, दिस लॉ इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। If two objects are each in thermal equilibrium with a third object, then they are also in thermal equilibrium. अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो कि सेपरेटली किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो कहता है कि वो दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करना है, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम हमेशा एक गैसियस सिस्टम यूज करेंगे, और गैसियस सिस्टम में जब भी आप माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करते हैं तो गैसेस का बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गैसेस को जब आप रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे तो फिर उनका बिहेवियर आइडियल होना चाहिए, और किसी भी गैस के बिहेवियर को आइडियल बनाने के लिए उसकी दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कि आपने गैस का प्रेशर लो रखना है और गैस का टेम्परेचर हाई रखना है। अंडर दीज कंडीशंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ गैसेस बनाती है जिसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। अब हमने वो पोस्टुलेट्स डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स, सपोज करें कि हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल है जिसमें हमने एक गैस को एनक्लोज किया हुआ है। अगर हम देखें तो वेसल का वॉल्यूम बहुत आसानी से मेजर किया जा सकता है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द वेसल। तो वेसल का वॉल्यूम हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा? फाइनाइट वॉल्यूम। लेकिन अगर हमें यह कहा जाए कि आपने वेसल में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स को काउंट करना है तो यह बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं फाइनाइट वॉल्यूम कंटेन्स एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम पॉइंट नंबर 1 पे लिखते हैं। फाइनाइट वॉल्यूम consists of very large number of molecules. उसके बाद स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि गैसियस सिस्टम में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब अगर हम दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले को मॉलिक्यूल के साइज के साथ कंपेयर करें तो हमें यह पता चलता है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। साइज ऑफ molecule is much smaller than the separation between two molecules. अब स्टूडेंट्स, अगर हम गैसियस सिस्टम को गौर से देखें तो हमें यह पता चलता है कि गैस के मॉलिक्यूल स्टेशनरी नहीं होते,
वो हर वक्त रैंडमली मूव करते रहते हैं, और रैंडम मोशन में इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा स्ट्रेट रहती है, यहां तक कि ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करें या फिर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर स्ट्राइक करें। ये सिर्फ तभी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करते हैं जब ये किसी चीज से टकरा जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट बन जाएगा। Molecules are always in random motion, may change their direction of motion after collision with other molecules or with walls of container। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ये कुलियंस किस तरह की होती हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 में दो टाइप्स की कुलियन डिस्क्राइब की थी, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अगर हम इनइलास्टिक कुलियन सपोज करते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे मॉलिक्यूल से या फिर विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इनइलास्टिक कुलियंस परफॉर्म करते हैं, तो इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि आफ्टर सम टाइम सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल्स बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे और स्टेशनरी हो जाएंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन यह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं आते। इसका मतलब यह हो गया कि तमाम गैस मॉलिक्यूल्स जो भी कुलियन परफॉर्म करते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 4। कुलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स are perfectly elastic। स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इतना ज्यादा फासला होता है जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। अब जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द फोर्स फील्ड। अब फोर्स फील्ड तो यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ही अप्लाई नहीं करते। लेकिन मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से कुलियन करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, सिर्फ उस स्मॉल ड्यूरेशन में वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट पॉइंट बन जाएगा, molecules do not exert force upon each other except during collision। तो स्टूडेंट दीज आर द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि हमें एक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ गैसियस सिस्टम डिस्क्राइब करती हैं, जिसको हम फर्दर यूज करेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए। तो स्टूडेंट यहां तक है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।